सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल सर्विसेज के बारे में, और नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल सर्विसेज के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पर्सनल्स हैं, वो काम करते हैं अंडर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के तहत सेंट्रल सर्विसेज के मेंबर्स फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइज्ड पोजीशंस को होल्ड करते हैं सेंट्रल सर्विसेज के मेंबर्स। और ये जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनको कंट्रोल और इनको मैनेज कौन करता है? इनको कंट्रोल और इनको मैनेज करती हैं रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। मतलब जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर ये सेंट्रल सर्विसेज आती हैं, वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। कुछ ऐसी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं जिनको कंट्रोल, जिनको मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। मतलब जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनके लिए अगर कोई जनरल पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, जनरल पॉलिसी तैयार करनी है, तो वो कौन तैयार करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल तैयार करेगी। मतलब एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि इमीडिएट कंट्रोल तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास में है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास में है, लेकिन सभी सेंट्रल सर्विसेज के लिए अगर कोई जनरल पॉलिसी बनानी है तो वो कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बनाएगी। अच्छा, फिर बात आती है कि ये जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है? और सेंट्रल सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कैसा क्लासिफिकेशन है? इंडिपेंडेंस से पहले तक क्लासिफिकेशन था क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज। इंडिपेंडेंस से पहले तक ये जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता था, और उनका नाम क्या था? क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज। फिर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1946-47 में, और इस फर्स्ट पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये जो 4 कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन है, इसके नॉमेनक्लेचर में, इसके नाम में थोड़ा सा चेंज किया गया, और अब क्या बुलाया गया? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 सर्विसेज। और फिर थर्ड पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1970 से लेके 73 के बीच में, और इस थर्ड पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1974 में एक बार फिर से सेंट्रल सर्विसेज के क्लासिफिकेशन में जो नोमेनक्लेचर चलता था उसको बदला गया, और अब इनको बुलाया गया ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज। बड़ा सिंपल, अपन क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले तक क्या बुलाया जाता था? क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज। फिर फर्स्ट पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इंडिपेंडेंस के बाद इस नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा चेंज किया गया, और अब क्या बुलाया गया? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 सर्विसेज। और फिर एक और बार 1974 में नॉमेनक्लेचर को बदला गया, और आज की डेट में बुलाया जाता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज। और ये जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़रूरत के हिसाब से इंक्रीज होती रही हैं। आज की डेट में 66 ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। कितनी ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं? 66 ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। लक्ष्मीकांत में कुछ 30-35 के नाम दे रखे हैं, अपन ने सारे नहीं लिखे, कुछ नाम लिखे हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से सर्विसेज हैं जो कि सेंट्रल सर्विसेज का पार्ट है। इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, इंडियन लीगल सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, सेंट्रल लेबर सर्विस। ये एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज के। पूरी अगर लिस्ट देखनी है तो आप गूगल कर सकते हो, देख सकते हो। बड़ा सिंपल, हमने क्या बात की? एक तो हमने ये कहा कि सेंट्रल सर्विसेज के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, और इनको कंट्रोल और मैनेज करती हैं इनकी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। लेकिन सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। सभी सेंट्रल सर्विसेज के लिए अगर कोई जनरल पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, तैयार करनी है, तो कौन तैयार करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल तैयार करती है। सेंट्रल सर्विसेज का क्लासिफिकेशन क्या है? 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले तक बुलाया जाता था क्लास 1, क्लास 2,
सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज। फिर इंडिपेंडेंस के बाद नोमेनक्लेचर बदला गया और बुलाया गया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 सर्विसेज। और फिर 1974 में एक और बार नोमेनक्लेचर को बदला गया और बुलाया गया ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेंट्रल सर्विसेज का नंबर इंक्रीज होता रहा है। आज की डेट में 66 ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। अच्छा, ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर के लिए करस्पॉन्डिंग ग्रुप बी सर्विसेज भी होती हैं। ग्रुप सी की जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं उनमें क्लैरिकल पोजीशन के लोग काम करते हैं, मतलब क्लैरिकल मेंबर्स को ग्रुप सी में डाला गया है। और ग्रुप डी में आते हैं मैनुअल पर्सनल्स। अपन ये कह सकते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में आते हैं ऑफिसर्स और ग्रुप सी और ग्रुप डी में आते हैं एम्प्लॉयज़। ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के मेंबर्स हैं ये गजेटेड ऑफिसर्स हैं और ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने भी मेंबर्स हैं ये नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। गजेटेड ऑफिसर्स का मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा, उनका रिटायरमेंट होगा, उनका प्रमोशन होगा, तो उसको गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। इनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने भी मेंबर्स हैं इनका प्रमोशन हो रहा है, इनका रिटायरमेंट हो रहा है, इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसको गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं किया जाएगा, इनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलता है। अच्छा, सबसे हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस कौन सी है? इंडियन फॉरेन सर्विस इज द हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस। प्रेस्टीज के टर्म्स में, स्टेटस के टर्म्स में, पे के टर्म्स में, एमोल्यूमेंट्स के टर्म्स में सबसे ऊंची सेंट्रल सर्विस कौन सी है? इंडियन फॉरेन सर्विस। इनफैक्ट इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ में compete करती है। रैंकिंग में अगर देखा जाए तो IAS के बाद आती है इंडियन फॉरेन सर्विस। पे स्केल में IPS से ज़्यादा पे स्केल है इंडियन फॉरेन सर्विस में। और इंडियन फॉरेन सर्विस नाम से ही क्लियर है, कौन मैनेज करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हमारे जो अब्रॉड में मिशंस जाते हैं और विदेशों में जो हमारी एम्बसीज हैं उनको मैनेज करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज के मेंबर्स। और इसके साथ सेंट्रल सर्विसेज की बातचीत खत्म हो गई। फिर बात आती है स्टेट सर्विसेज के बारे में, और यहाँ भी नाम से क्लियर है, स्टेट सर्विसेज के जितने भी मेंबर्स हैं वो काम करते हैं अंडर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट सर्विसेज के मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में फंक्शन करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं स्टेट सर्विसेज के मेंबर्स। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, स्टेट में जो भी टॉप पोजीशंस होती हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, और उसके नीचे जितनी भी लोअर पोजीशंस होती हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं स्टेट सर्विसेज के मेंबर्स। अच्छा, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितने स्टेट सर्विस हैं वो नंबर डिसाइडेड नहीं है, मतलब स्टेट टू स्टेट वो नंबर वेरी करता है। किसी स्टेट में थोड़े कम स्टेट सर्विसेज हैं, किसी में कुछ ज़्यादा है, लेकिन कुछ कॉमन स्टेट सर्विसेज हैं जो कि सभी स्टेट्स में देखने को मिलता है। और वो कॉमन स्टेट सर्विसेज कौन कौन से हैं? सिविल सर्विस है, पुलिस सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, एग्रीकल्चरल सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, वेटरनरी सर्विस है, फिशरीज सर्विस है, जुडिशियल सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, कोऑपरेटिव सर्विस, रजिस्ट्रेशन सर्विस, सेल टैक्स सर्विस, जेल सर्विस और सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। ये वो कॉमन स्टेट सर्विसेज हैं जो कि हर एक स्टेट में मिलते हैं, लेकिन सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। अभी तक अपन ने क्या बात की? स्टेट सर्विसेज के जितने भी मेंबर्स हैं वो फंक्शन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में, लेकिन स्टेट में जो भी टॉप पोजीशंस होती हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, और उसके नीचे जो भी लोअर पोजीशंस होती हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं स्टेट सर्विसेज के मेंबर्स। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेट सर्विसेज वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, लेकिन कुछ कॉमन स्टेट सर्विसेज हैं जिनके नाम अपन ने देख लिए। अच्छा, नेमिंग की अगर बात की जाए तो स्टेट सर्विसेज को नेम कैसे किया जाता है? बड़ा सिंपल है, जो भी सर्विस है उसके आगे स्टेट का नेम लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो भी स्टेट की सर्विस है उसके आगे स्टेट का नाम लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान पुलिस सर्विसेज, तो स्टेट का नाम लगा देंगे आगे और बड़ा सिंपल नेमिंग हो गई। स्टेट सर्विसेज में जो सबसे प्रेस्टिजियस स्टेट सर्विस है वो है सिविल सर्विस, या जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी बुलाया जाता है। और जैसा कि सेंट्रल सर्विसेज में होता है वैसे ही स्टेट सर्विसेज को भी 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से 4 कैटेगरीज? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4।
या फिर अपन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी भी बुला सकते हैं, या फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 भी बुला सकते हैं। नाम कुछ भी रख लो, सिंपल ये है कि स्टेट सर्विसेज जो हैं वो 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई की जाती हैं। ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के मेंबर्स हैं, ये गजेटेड क्लास के मेंबर्स हैं, इनको बुलाया जाता है ऑफिसर्स। और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंबर्स हैं, ये नॉन गजेटेड क्लास के मेंबर्स हैं और इनको बुलाया जाता है एम्प्लॉयज़। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये जितने भी गजेटेड क्लास के मेंबर्स होते हैं, इनका अगर अपॉइंटमेंट होगा, इनका अगर ट्रांसफ़र होगा, इनका अगर प्रमोशन होगा, इनका अगर रिटायरमेंट होगा, तो उसको गवर्नमेंट के गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के मेंबर्स हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंबर्स को नहीं मिलते हैं। एक एक्ट और है, एक्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951 ये कहता है कि IAS, IPS और IFS मतलब जो सीनियर पोस्ट हैं, उनमें से 1/3% पोस्ट और मैक्सिमम 33, या तो 1/3% पोस्ट या फिर मैक्सिमम 33 जो हैं वो फिल की जाएंगी बाय प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन स्टेट सर्विसेज। स्टेट की सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स एम्प्लॉय किए गए, उनके प्रमोशन के थ्रू IAS, IPS और IFS की जो भी सीनियर पोस्ट हैं, उनमें से 1/3% या फिर मैक्सिमम 33 सीट्स जो हैं वो प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन स्टेट सर्विसेज के थ्रू फिल की जाएंगी। मतलब एक कोई स्टेट सर्विस में ऑफिसर एम्प्लॉय हुआ और वो कई सालों से स्टेट सर्विसेज में सर्व कर रहा है, सीनियर आदमी हो गया, तो उसको थोड़ा वैल्यू देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए ये बोला गया कि ये जितनी भी टॉप मोस्ट सीनियर पोस्ट हैं, IAS वाली, IPS वाली, IFS वाली, इनमें से 1/3 पोस्ट को जो है वो प्रमोशन के थ्रू फिल किया जाएगा फ्रॉम द ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन स्टेट सर्विसेज। लेकिन मैक्सिमम 33 नंबर है, मतलब मैक्सिमम 33 सीट्स को या फिर 1/3% को फिल किया जाएगा। और ये जो प्रमोशन है ये किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में एक सिलेक्शन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। वो सिलेक्शन कमेटी देखेगी कि स्टेट सर्विसेज के किस ऑफिसर को प्रमोट किया जाना चाहिए, IAS के लेवल पे, IPS के लेवल पे या IFS के लेवल पे, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये प्रमोशंस किए जाते हैं। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है UPSC का चेयरमैन या UPSC का कोई मेंबर। और इसके साथ सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की बातचीत खत्म हो गई। बेहद ही इजी सेशन था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।